ये बहुत ही रोमांचक एक्सपीरियंस होता है जब आप बहुत बड़ी अमाउंट की कोई डील साइन करने वाले होते हैं और आपको लगता है कि आपके पास एक बढ़त है। ये कोट बोला था कार्ल इकान ने। हेलो गाइस, मेक मनी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट शुभम शर्मा। तो आज मैं आपके सामने हाउ टू बी अ बिलियनियर बुक की समरी का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। इस बुक की समरी में या फिर इस वीडियो में हम जो लास्ट के 4 पॉइंट रहते थे उनके बारे ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो हाउ टू बी अ बिलियनियर इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो मार्टिन फ्रिट्सन जो कि इस बुक के राइटर हैं, उन्होंने हमें 4 और प्रूवन स्ट्रेटजीज दी थी कि आप कैसे एक बिलियनियर बन सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो आप उसे कैसे $1 बिलियन बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनका जो 6th पॉइंट था वो था कि आप अपने बिजनेस डील्स को इतना रोबस्ट करिए, आप अपने बिजनेस डील्स को इतना अच्छा करिए कि उस बिजनेस डील से जिस पॉइंट पे आप फायदा उठा सकते हैं, आप उन सब पॉइंट्स को अपने बिजनेस डील में उतार दीजिए। इस पॉइंट में उन्होंने हमें 2 बहुत ही अच्छे लोगों का एग्जांपल दिया है। फर्स्ट एग्जांपल है कर्क कर्कोरियन की। ये एक ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वॉर के एयरप्लेन्स थे उनको खरीदना और बेचना स्टार्ट किया, बिकॉज दोज आर लाइक एंटीक पीसेस ऑल्सो, राइट। तो इन्होंने उसको खरीदना और बेचना स्टार्ट किया। और ये ऑल्सो अर्ली इन्वेस्टर थे लॉस वेगस सिटी में, राइट। लॉस वेगस जब एस्टेब्लिश भी नहीं हुआ था, खाली एक बंजर जमीन थी, रेगिस्तान या फिर उजाड़ हम बोल सकते हैं, एक ऐसी जगह थी। उस जगह पर कर्क कर्कोरियन पहले इन्वेस्टर्स में से एक थे जिन्होंने उस सिटी में इन्वेस्ट किया था। और बाद में जैसे जैसे लॉस वेगस फेमस होता रहा, नई नई बिल्डिंग्स बनती रहीं, कर्क कर्कोरियन को उसमें फायदा होता रहा। कर्क कर्कोरियन उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने किसी कंपनी के स्टेक्स को खरीदा, कंपनी का फायदा कराया, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज किया, उसकी मैनेजमेंट चेंज की और मैनेजमेंट के कुछ बंदों को मैनेजमेंट में रखा और बाद में अपने स्टेक्स को उसी पुरानी मैनेजमेंट को प्रॉफिट में बेचा। तो आप देख सकते हैं कि एक बिजनेसमैन किस तरह का होता है। सेकंड एग्जांपल, कार्ल इकान। कार्ल इकान एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो एक क्लोज बिजनेस डील को भी दोबारा रीओपन कर देते थे। कार्ल इकान बहुत ही, आप बोल सकते हैं लीचर टाइप, लीचर ही बोल सकता हूं मैं, कि बहुत ही लीचर टाइप की बिजनेस डील्स लाते थे। लाइक अगर नेगोशिएटिंग पार्टी बोलती है कि हम ये बिजनेस डील करेंगे अगर आप हमें $100 मिलियन देंगे, तो कार्ल इकान एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनको अपना काउंटर ऑफर देते थे $10 मिलियन का। जी हाँ, 90% डाउन, राइट। अगर आपने बोला कि मुझे अपनी कंपनी के मैं आपको 25% या 40% स्टेक्स दूंगा, तो कार्ल इकान एक ऐसे व्यक्ति थे जो आपको बोलेंगे कि $100 मिलियन की जगह पे मैं आपको सिर्फ $10 मिलियन दूंगा। दैट वाज 90% डाउन टू योर प्रॉफिट, राइट। और वो ऑल्सो एक ऐसे व्यक्ति थे जो क्लोज्ड बिजनेस डील को भी दोबारा खुलवाते थे। लाइक आपने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको $10 मिलियन में ये डील साइन कर देता हूँ, वो आपसे डील साइन करेंगे, घर चले जाएंगे। 1-2 हफ्ते के बाद जब आपको लगेगा कि चलो अब तो सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही है, वो एकदम से आएंगे और बोलेंगे कि मेरी बिजनेस डील में मुझे ये पॉइंट्स और ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि वो उस बिजनेस डील में जितनी भी तरह का प्रॉफिट वो खा सकते हैं, उन प्रॉफिट्स को खाने के लिए दोबारा से बिजनेस डील्स करते थे, उनको रीओपन करते थे बिजनेस डील्स को, उनमें पॉइंट्स ऐड करवाते थे एंड देन वो बिजनेस डील क्लोज होती थी। और ऐसा एक बार नहीं होता था, कई केसेस में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बिजनेस डील बहुत बार खुलवाई है। इवन बिजनेस डील पहली बार क्लोज हुई, उसके बाद 5-6 बार तक उन्होंने दोबारा रीओपन किया, पॉइंट्स ऐड करते रहे और उस बिजनेस डील में जहां से भी प्रॉफिट खा सकते थे उन्होंने उस प्रॉफिट को अपने फेवर में किया है। तो इस तरह से आपको एक बिजनेस डील करनी आनी चाहिए ताकि हर तरह का प्रॉफिट आप अपने फेवर में कर सकें। हम 7th स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके मैनेजर्स को आपने कौन कौन सी पावर्स देनी है और किस तरह से आपने लोगों को रिक्रूट करना है।
इसकी सबसे पहले एग्जांपल देते हैं रिचर्ड ब्रांसन के नाम पे। रिचर्ड ब्रांसन, लूजिंग माय वर्जिनिटी, उनकी एक बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है प्लीज़ उस बुक को पढ़िए। उसमें रिचर्ड ब्रांसन की लगभग पूरी ज़िंदगी की स्टोरी है, कैसे उन्होंने वर्जिन ग्रुप को एस्टेब्लिश किया। तो रिचर्ड ब्रांसन ने 15 साल की उम्र में द स्टूडेंट नाम का न्यूज़पेपर निकाला था अपने हाई स्कूल में। वो एक डिसलेक्सिक पर्सन है, उनको मैथ्स से प्यार हुआ और बाद में उन्होंने बोला कि चलो यार, अगर पैसे ही कमाना है तो क्यों ना बिजनेस किया जाए। और उन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस को संभाला, कैसे स्टार्ट किया, किन प्रॉब्लम से गुजरे, किस तरह से उनके पास पैसे नहीं होते थे एंड दे स्टार्टेड अ बिजनेस, दे फाइल्ड अ कंपनी, राइट। ये सब कुछ बहुत ही रोमांचक है। आपने अगर द लूजिंग माय वर्जिनिटी बुक नहीं पढ़ी है प्लीज़ उस बुक को पढ़िए। तो इस पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो रिचर्ड ब्रांसन ने अपना सबसे पहला बिजनेस मीन्स जो अखबार थी द स्टूडेंट नाम की, उसे स्टार्ट किया था अपने हाई स्कूल में। फिर उसके बाद उन्होंने वर्जिन ग्रुप को एस्टैब्लिश किया। सबसे पहले उन्होंने वर्जिन रिकॉर्ड्स को स्टार्ट किया था, उन्होंने जो अपना बिजनेस था, क्योंकि उनको म्यूजिक से बहुत प्यार है। तो उसके बाद उन्होंने वर्जिन ग्रुप को एस्टैब्लिशमेंट कर दिया और इस टाइम पे वर्जिन ग्रुप में 200 से ज़्यादा बिजनेसेस आते हैं। रिसेंटली उन्होंने वर्जिन एयरलाइंस गैलेक्टिक नाम की भी कोई कंपनी स्टार्ट की थी। अभी की अगर बात करें तो उन्होंने एलोन मस्क के साथ एस्टेब्लिशमेंट की है कि एलोन मस्क अगर मार्स जाने के लिए कोई एयरक्राफ्ट वगैरह बनाते हैं तो एयरलाइन मींस वर्जिन ग्रुप भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा या फिर उनका कुछ पार्टनरशिप का है। तो उन्होंने अभी भी बिजनेस डील्स की हैं और ही इज़ अ वेरी फार साइटेड पर्सन, मैन, आई लव दिस मैन। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट मार्टिन फ्रिट्सन ने दिया है बिल गेट्स का। बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जो ऐसे मैनेजर्स को हायर करते हैं जो सीधा किसी भी मीटिंग में अपने एम्प्लॉयज की गलतियों को पॉइंट आउट कर देते हैं। उनको ये फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस मीटिंग में है, कौन से उनके क्लाइंट सामने बैठे हैं। अगर उनके एम्प्लॉय ने कुछ गलती की तो वो सीधा उन क्लाइंट्स के सामने अपने एम्प्लॉयज को झाड़ देते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कल्चर अप्रूव किया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉय अपना स्टैंड लेता है, वो अगर अपने मैनेजर को बोलता है कि आप गलत हैं और मैं सही हूं, और अब अपने पॉइंट को प्रूव कर देता है, तो उस एम्प्लॉय को एनकरेज किया जाता है, उसे प्रमोशन दी जाती है। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है। और ये प्रोसेस माइक्रोसॉफ्ट के लिए सच में बहुत फायदेमंद रहा है, क्योंकि लोगों को पता है अगर वो उनमें काबिलियत है वो आगे बढ़ जाएंगे इस अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। और एक माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव ने बोला था कि जब हम नए पीपल को हायर करते हैं, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, तो हम उनका दिमाग ख़राब कर देते हैं। हम उन्हें इतनी टेंशन देते हैं, इतना प्रेशर करते हैं, और उसके बाद उनको इतना गंदा या फिर इतना मुश्किल टेक्निकल क्वेश्चन देते हैं कि हम उनको बोलते हैं ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपका एल्गोरिदम है, पेन और पेपर लो और इसको सोल्व करो। बोलता है इस तरीके से उस एग्जीक्यूटिव ने बोला कि हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, शायद बहुत अच्छे थे, लेकिन हमने जिन जिन लोगों को हायर किया है वो इतने अच्छे हैं कि आप उनको किसी भी प्रेशर की पोजीशन में डाल दीजिए, वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, कैसे अपने लोगों को संभालना है। 8 प्रूवन स्ट्रैटेजी के लिए जो मार्टिन फ्रिट्सन है, उन्होंने हमें 8 प्रूवन स्ट्रैटेजी दी है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने की, राइट। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको पता है कि एक पॉलिटिशियन की क्या पावर होती है। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें पॉलिटिशियंस की पावर की वजह से या पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से कुछ बिजनेसेस ने मार्केट में बहुत ही अच्छा किया और कुछ बिजनेसेस बिल्कुल फ्लॉप हो गए, आउट ऑफ एग्जिस्टेंस हो गए। तो आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल कनेक्शंस कैसे बनाते हैं, गवर्नमेंट से कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ताकि आपकी डील्स को थोड़ी सी सुकून की राहत मिले, राइट। थोड़ी सी नरमी बरती जाए जब आप एक नया बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल कनेक्शंस कैसे बनाते हैं। 9th एंड फॉरमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 9th प्रूवन स्ट्रेटजी दी है वो ये कि आपकी कंपनी में यूनियंस नहीं बननी चाहिए। मार्टिन फ्रिट्सन ने कहा कि बहुत ही सारी कंपनीज हैं जिनमें यूनियन के चक्कर में उन कंपनीज को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इंडस्ट्रियल एरा मींस 1990s में जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी, 1990s, 1970s, 80s, 90s, राइट, ये इंडस्ट्रियल एरा था। तो इस एरा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे लेबर यूनियंस के कारण
इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान खाना पड़ा। लेबर यूनियंस, राइट, आपने बहुत सारी ऑटोमोटिव कंपनीज़ के बाहर देखा होगा जब लेबर यूनियंस स्ट्राइक कर देती हैं, राइट, और कंपनीज़ का बिजनेस ठप हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपकी यूनियंस नहीं बने आपकी कंपनी में। जो बिलियनियर्स हैं, जो बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं, वो अपनी कंपनीज में यूनियंस को नहीं बनने देते, वो उनको तुड़वा देते हैं। वो ऐसे हालात क्रिएट करते हैं कि कोई पर्सन आप यूनियन बना ही नहीं पाए, राइट, वो ऐसे हालात क्रिएट कर देते हैं। और इस काम को कैसे रोका जा सकता है? एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि आप उनके लिए ऐसी कंडीशंस दें, उनको इतनी सहूलियतें दे दें कि वो आपके ऊपर क्वेश्चन कर ही ना सकें, राइट। ये थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो, लेकिन ये आपको यूनियन नहीं बनने देता और आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहता है। सो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप यूनियन बनने से अपने बिजनेस में रोक सकते हैं और अपने बिजनेस को फ्लोरिश करने दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज इसे शेयर एंड लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।